देश प्रदेश के तमाम अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज़ 21 भारत में। खबरों की शुरुआत झारखंड से करेंगे। कल यानी 3 सितंबर से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। जहां विपक्ष राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना डाली है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को दो टूक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं वाम दल भी मॉनसून सत्र सामान्य तरीके से नहीं चलने की बात कह रहा है। भाजपा नेता ने कहा, राज्य में कई मुद्दे हैं जो मॉनसून सत्र में उठेंगे, लेकिन मॉनसून सत्र का पहला मुद्दा राज्य के बेरोजगार युवाओं का होगा। सदन में उठने चाहिए, ये तय है। देखिए, झारखंड में वो अभी जो 2021 का जो वर्ष है, झारखंड सरकार ने वो नियुक्ति वर्ष की घोषणा किया है। आप देख रहे हैं झारखंड की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं का जिस तरह से जत्था उतर करके जद्दोजहद में लगा हुआ है। आप देखिए, 14वें वित्त आयोग के जो कर्मी थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जो सहायक कर्मी थे, ये सभी लोग लंबे समय पर आंदोलन हुआ, उन पर लाठियां भी चली। तो ये झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ा वक्त है उनकी नियुक्ति का, उनके नियोजन का, और झारखंड के अंदर में स्थानीयता की नीति वो तय करने का, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। हम लोग देखें कि केंद्र की सरकार ने वो 2 करोड़ के नाम पर युवाओं को झुनझुना थमा दिया। झारखंड की सरकार भी अगर घोषणाओं तक सीमित रहेगी तो युवाओं का जो जद्दोजहद है वो सरकार को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। इसीलिए हमको लगता है इस बार के बजट सत्र का जो पहला मुद्दा होगा वो युवाओं के रोजगार का सवाल होगा। नियुक्ति वर्ष में जो सरकारी पद जो खाली हैं, जो रिक्तियां खाली हैं, उसको अविलंब भरा जाए, और इसके बगैर तो जो है यह सत्र भी जो है सामान्य तरीके से नहीं चलेगी, ये तय बात है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुलाकात के पीछे के कारणों पर बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल से उनकी पुरानी पहचान है। झारखंड के राज्यपाल बनाए जाने के बाद मैं उनसे औपचारिक मुलाकात करने यहां पहुंचा हूं। वहीं उन्होंने कल शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के शांतिपूर्ण संपन्न होने से संबंधित सवाल पूछे जाने पर कहा कि सत्र शांतिपूर्ण चलाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। पक्ष और विपक्ष का सहयोगात्मक रवैया रहना चाहिए, नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वहीं उन्होंने दिल्ली में हुए इन्वेस्टर समिट के सवाल पर कहा कि किसी को अगर अपने घर बुलाते हैं तो सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसमें झारखंड में हमेशा से कमी रह जाती है। वहीं उन्होंने इशारों में पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार में भी हाथी उड़ाने का काम किया गया था, लेकिन लगाम अपने हाथों में नहीं रखी गई थी। वर्तमान सरकार हाथी में बैठ रही है, तो इन्हें चाहिए कि लगाम अपने हाथों में रखे ताकि हाथी सही दिशा में जाए। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा कि बंधु तिर्की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो बाबूलाल मरांडी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाकर सदन में चली आ रही गतिरोध को दूर करना चाहिए। सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण कई विधायकी कार्यों में अवरोध होता है। झारखंड हाई कोर्ट में चैम्बर की संख्या को 500 से बढ़ाकर 1000 करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर गुरुवार को झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांग भरी ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि राज्य के अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को देखते हुए उन समस्याओं के समाधान हेतु आज राज्यपाल से मुलाकात की गई और सभी मुद्दे पर उन्हें अवगत कराते हुए उनके मार्फत सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं पर सरकार ध्यान दे। एडवोकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल मिले, जिसमें विस्तार से बातें हुई और कुछ मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विस्तार से बात किए। जो हाई कोर्ट में चैम्बर्स का समस्या है, चैम्बर्स को लेकर के जो अभी 500 चैम्बर बनाए गए हैं, जिसमें आगे 50 साल के भविष्य को देखते हुए ये काफ़ी कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार से हम लोगों ने महामहिम के मार्फत से कहा है कि इसको सरकार के द्वारा बढ़वाया जाए और कम से कम 1000 और चैम्बर इसमें एडिशनल बनवाए जाएं, ताकि आगे के भविष्य को देखा जा सके। इसमें दूसरी ये थी कि हाउसिंग के लिए हम लोगों ने एक सोसाइटी का गठन किया था और उसके मार्फत से सरकार से कुछ ज़मीन की मांग की थी, जो अभी तक नहीं हो पाया है। उससे महामहिम के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि यह सरकार को निर्देश दें और इसमें कुछ बात आगे बढ़े, जिससे कि हमारे गरीब और जो हमारे कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको प्रॉपर आवास मिल सके। तीसरी हमारी समस्या थी कि ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो अभी तक नहीं लाया गया है, और इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के नहीं आने से काफ़ी अधिवक्ताओं को जहाँ तहाँ
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ अधिवक्ता भी फ्रीलांसर हैं, इनको आयुष्मान भारत के तहत जोड़ना चाहिए ताकि जो हमारे कमज़ोर और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको प्रॉपर इलाज की सुविधा मिल सके और उनके जीवन बीमा का कम से कम 10 लाख रुपए का व्यवस्था हो सके, जो बीमा कराया जा सके सरकार के द्वारा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज महामहिम से मिले। एक बार फिर राजधानी में घरेलू समेत व्यावसायिक प्रयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनी की ओर से रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि की है। कीमत बढ़ने के बाद अब ग्राहकों को भरी हुई सिलेंडर 942 रुपये में उपलब्ध होगी। पिछले माह इसकी कीमत 892 रुपये थी। नई कीमत 1 सितंबर से ही प्रभावी हो गया है। इसी तरह 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 68.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 5 किलोग्राम वाले घरेलू प्रयोग के सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये की वृद्धि हुई है। पिछले 8 माह के अंदर राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 190.5 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी साल जनवरी माह में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू प्रयोग के सिलेंडर की कीमत 751.50 थी। इसी पर तेल कंपनी की ओर से 33 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी की यह व्यवस्था फरवरी माह में भी प्रभावी थी। इसके बाद लगातार सिलेंडर की कीमतें बढ़ती गई और सरकार से मिलने वाली कार्डधारी उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी गई। जनवरी माह में 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1453 रुपये थी। पिछले 8 माह में इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। अभी सिलेंडर की कीमत 1816 रुपये हो गई है। इस लिहाज से पिछले 8 माह के अंदर व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 363 रुपये और अगस्त माह की तुलना में 68.5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के कार्यक्रम 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा। साथ ही जो कोरोना से बचाव के लिए दोनों डोज ले चुके हैं, सिर्फ उन्हें ही प्रवेश करने दिया जाएगा। जानिए कब क्या होगा। 3 सितंबर शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति सभा पटल पर रखा जाना और शोक प्रकाश। 4 एवं 5 सितंबर अवकाश। 6 सितंबर प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक व्यावक विवरणी का उपस्थापन। 7 सितंबर प्रश्नकाल प्रथम अनुपूरक पर सामान्य वाद विवाद मतदान विनियोग विधेयक का उपस्थापन। 8 सितंबर प्रश्नकाल राजकीय विधेयक अन्य राजकीय कार्य। 9 सितंबर प्रश्नकाल राजकीय विधेयक अन्य राजकीय कार्य गैर सरकारी सदस्यों के कार्य। आज झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक रखी गई। इस बैठक में 31 अगस्त को संपन्न न्याय करो अधिकार दो महाधरना की समीक्षा एवं आगे की रणनीति व कार्यक्रम पर चर्चा की गई और ठोस निर्णय भी लिए गए। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा द्वारा गत 31 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में न्याय करो अधिकार दो महाधरना का आयोजन किया गया था। आज हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोगों ने समीक्षा के दरमियान पाया कि कोरोना काल में भी हम लोग का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। 27% पिछड़ों को आरक्षण, बजरा ग्राम के मूल रैयतों का ज़मीन वापसी, छोटे दुकानदारों का 10 लाख तक का ऋण माफ़ी, ये तमाम मुद्दे आम लोगों को, वैश्य समाज को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं और लोगों में एकजुटता आ रही है। इसीलिए वो कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। आज हम लोग इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करने के लिए आज बैठे हैं कि कल से जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि हमने पहले भी उनको इन मांगों से अवगत कराया था। और बजरा ग्राम के ज़मीन के सवाल पर जो कमिश्नर साहब का रिपोर्ट आया था, उसमें साफ है कि रांची के उपायुक्त ने कहीं ना कहीं से इसमें साजिश रचा था। तब उनकी ज़मीन भी वापस होनी चाहिए। आज के बैठक में यह भी हम लोग प्रस्ताव लाए कि जो हमारे वैश्य समाज के विधायक हैं, पिछड़े समाज के विधायक हैं, उनसे हम इस बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि कल से जो विधानसभा का सत्र चलेगा, तो वैश्य समाज, पिछड़ा समाज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर लड़ रहा है, तो आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं और साबित करें कि आप पिछड़ा और वैश्य समाज का ही विधायक है। क्योंकि इसके अलावे आज का बैठक में हम लोग
कार्यक्रम के सवाल पर तय किए हैं कि आगामी 30 सितंबर तक सभी जिलों में सम्मेलन कराया जाएगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर सभी जिलों में हम लोग संकल्प दिवस मनाएंगे और आगामी 20 अक्टूबर को रांची में स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें पूरे देश से वरिष्ठ नेताओं को भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे। और संगठन विस्तार पर भी हम लोग आज बैठक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों को, नए लोगों को भी संगठन में शामिल करके उनको सम्मानजनक पद दे रहे हैं। इन दिनों सुर्खियों में रहे बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी द्वारा आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां इस मामले में कोर्ट ने सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सूबे के कई आदिवासी संगठनों ने सुनील तिवारी और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबूलाल मरांडी होश में आओ, सुनील तिवारी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सुनील तिवारी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इसी कड़ी में आज सुनील तिवारी को गिरफ्तार करने की मांग और उसे बचाने के आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 1 दिवसीय आदिवासी समुदाय के द्वारा विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन किया गया और बाबूलाल मरांडी के आवास का घेराव किया गया। इस मौके पर उपस्थित विभिन्न आदिवासी समुदाय संगठन के संरक्षक ने कहा कि सुनील तिवारी ने जिस तरह से एक आदिवासी बच्ची का यौन शोषण किया है, उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनील तिवारी बाबूलाल मरांडी के सलाहकार रह चुके हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी सुनील तिवारी को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद भी सुनील तिवारी को बचाने की या उनके साथ खड़े होने की कोशिश की गई तो संगठन राज्य में उग्र आंदोलन करेगा। रांची नगर निगम क्षेत्र में सफाई व स्वच्छता से संबंधित विषयों को लेकर मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने 4 सितंबर को स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इस संबंध में उन्होंने आज नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे से सफाई से संबंधित कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आहूत किया जाए। साथ ही बैठक में MS जोंटा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और MSCDS के प्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा पार्षदों की मांग पर मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि 13 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की बैठक आहूत की जाए। कुछ दिनों पूर्व पार्षदों ने मेयर व नगर आयुक्त को मांग पत्र सौंप नगर निगम में बैठक आहूत करने की मांग की थी। समाचार पत्रों में भी इस संबंध में खबर प्रकाशित की गई थी। इसे देखते हुए मेयर ने नगर आयुक्त को न सिर्फ सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक आहूत करने का निर्देश दिया है, बल्कि पार्षदों की समस्या के समाधान के लिए नगर पार्षद की बैठक आहूत करने का भी निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में सफाई का कार्य कर रही दोनों एजेंसी की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि सफाई से संबंधित कार्यों में आ रही खामियों को दूर किया जा सके। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के विद्यार्थी आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया। ये प्राथमिक स्कूलों में होने वाले शिक्षक नियुक्ति में एक और परीक्षा लेने का विरोध कर रहे थे। बता दें, अभी बीते दिनों इसकी घोषणा की गई थी। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पूर्व की तरह जिला स्तर काउंसलिंग कर अकादमिक अंकों तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रही है। इसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद एक और लिखित परीक्षा लेने का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग लेंगे। वर्ष 2015-16 में हुई नियुक्ति में मेधा सूची जिला स्तर पर जारी की गई थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके एकेडमिक तथा टेट के अंकों के आधार पर बनी थी। लोकप्रिय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनकी उम्र महज 40 वर्ष थी। उन्होंने मुंबई के कपूर अस्पताल में आखिरी सांस ली। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी शो बालिका वधू में अपनी भूमिका के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी। कपूर अस्पताल के एक अधिकारी ने उनके निधन की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह दिल का दौरा पड़ा था। इस मौके पर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल और सांसद रवि किशन ने शोक जताया है।
पुलिस का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उनके साथ रहने वाले लोगों के बयान लिए जाएंगे। गौरतलब है कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विजेता थे। वह अपने पीछे अपनी मां और 2 बहनों को छोड़कर गए हैं। उनके निधन से टेलीविजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें टेलीविजन शो बाबुल का आंगन छूटे ना में मुख्य भूमिका मिली थी। बालिका वधू ने उन्हें घर घर प्रसिद्ध कर दिया था। बहुत दुखद खबर, सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, निशब्द हूँ। हेल्थ फ्रीक गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। नमस्ते, प्रणाम। हम खेसारीलाल यादव सबके पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। आज सुबह आँख खोलते ही इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। सीज़न 13 में, बिग बॉस के सीज़न 13 में हमारे बहुत अजीज़ मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिद्धार्थ शुक्ला जी का जब न्यूज़ सुनने को मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं सीज़न 13 में हमारी लड़ाइयाँ भी दोनों भाइयों की हुई, वो प्यार की लड़ाइयाँ थी। और मैं जब सीज़न 13 के बिग बॉस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यादा अफसोस सिद्धार्थ शुक्ला जी को ही हुआ था, क्योंकि मैं उनको बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से परिचय नहीं थी। लेकिन बिग बॉस के सीज़न 13 में ही हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो बड़े अच्छे इंसान भी थे, अपनी कोई भी बात निधड़क बोलते थे। और इस उम्र में जाना ये कुछ अजीब सा लगा। तो क्या बोल सकते हैं, बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था। इस इंडस्ट्री को बहुत आशा थी उनसे, हम सबको आशा थी। एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे। मैं उस माँ को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज उस माँ पे क्या गुजर रही होगी। क्योंकि मैं सिद्धार्थ बाबा के माँ से भी मिला था जब फाइनल में मैं गया था, तो बड़ी प्यारी है वो। और माँ, हम सब हैं आपके साथ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि हाँ, एक बेटा गया है, ठीक है, अब ईश्वर को क्या मंजूर था नहीं जानता, बट बहुत सारे बेटे आपके हैं जो आपके प्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो दिल से ये दुख भरी बातें हैं, क्या बोल सकता हूँ मैं, बट मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि भगवान ऐसे अच्छे लोगों को और इतनी जल्दी मत बुलाइए, ये धरती शून्य शून्य हो जाती है। थैंक यू। अब खबरें बिहार से। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलावरपुर गांव से केसरिया पुलिस ने छापेमारी कर 32 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है, जो थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलावरपुर वार्ड नंबर 9 स्थित मजार के पास रुस्तम साई के फूस के दलान से बरामद किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष रोहित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आलोक में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त कर थाना लाया गया है। जब्त शराब 276 लीटर के लगभग है। इस संदर्भ में कारोबारी रुस्तम साई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान तेज कर दी गई है। पोखर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कन्हैया लाल पिता मनोज कुमार के रूप में हुई है, जो कि कटहरा पंचायत के मोथाबाड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि बाद में रिश्तेदार के यहां आया हुआ था, जो कि कृष्णाष्टमी की मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट हुई। इसी दौरान डर से वो पोखर में कूद गया और अभी तक शव का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं स्थानीय गोताखोरों के द्वारा शव की पहचान कर ली गई।
मौके पर बाद थाना पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, लड़का जो है अपने मौसा के यहाँ सुनील सिंह हैं, जो हमारे बाथ में ग्राम पंचायत के बाथ गांव के अंदर आते हैं, उनके यहाँ आए थे। लेकिन विसर्जन के दौरान जो है इनकी पोखर में डूबने से मृत्यु हो गई। तत्काल इनका जो है पानी में कल 9 बजे से लेकर अभी तक तत्काल अभी जस्ट इसका इनका बॉडी बरामद किया गया है। बाकी जो है प्रशासन की तरफ से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई है। अंचलाधिकारी महोदय को इसमें सूचित कर दिया गया है। इसके बारे में आपदा के तहत जो भी इनको सहायता प्राप्त होना है वो होगा, तो निश्चित रूप से होगा। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और तत्काल इनको जो है पोस्टमार्टम के लिए जल्द से जल्द भेजने का प्रक्रिया चल रहा है। बिहार के भागलपुर जगदीशपुर टीओपी बाईपास थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर टूटा पुल जखबाबा स्थान के निकट एक गैस लदा ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो के अगली सीट पर सवार युवक को ठोकर लग गई, जिससे युवक ऑटो से गिर गया और ट्रक के चक्कर के नीचे आ गया और उस युवक का सर कुचला गया तथा एक हाथ कटकर अलग हो गया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। मृतक युवक की पहचान कजरेली थाना क्षेत्र के केलापुर गांव निवासी सियाराम पासवान का 22 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन एवं ग्रामीण काफी संख्या में मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी सह जगदीशपुर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों तथा ग्रामीणों को समझा बुझाकर एवं सरकार की तरफ से मिलने वाली मुआवजा की राशि दिलाने का आश्वासन देकर करीब 1 घंटे के बाद जाम हटाया गया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। पहले भ्रष्टाचार की बदौलत बच्चों की परीक्षा का रिजल्ट आना, फिर बेहतर रिजल्ट के लिए घूस लेते का कई वीडियो वायरल होना। इस बार पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड के बीजबनी पंचायत में लूट खसोट के लिए एक सरकारी स्कूल का कैंपस देखते देखते कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि मारपीट की ये लाइव तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले से सामने आई है, जहां बीजबनी गांव के बरैया टोला के राजकीय मध्य विद्यालय में सचिव के चयन के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। साथ में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में चयन को लेकर ग्रामीणों के बीच अनबन हुआ और देखते देखते विद्यालय प्रांगण कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। लोग अपने बीच के रिश्ते नाते भूल गए और एक दूसरे पर लात घूंसों से प्रहार करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी में से कुछ लोग एक तरफ झगड़ा छुड़ा रहे थे, तभी दूसरी तरफ मार पीट कर धक्का मुक्की शुरू हो जा रहा था। इस बीच मौके पर मौजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी दबे पांव मौके से भाग निकले। फिर घंटों बाद कुछ ग्रामीणों के सहयोग से हंगामे पर काबू पाया गया। इस हंगामे के पीछे की वजह ये रही कि सरकार द्वारा बच्चों के लिए मिड डे मील, फर्जी साइकिल योजना, ड्रेस योजना के तहत जो सामान या पैसा आता है उसके वारे न्यारे इन लोगों के द्वारा किया जाता है और इस लाभ के लिए लोग वहां आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल मचाया। झारखंड में मौसम ने फिर करवट बदला है। मौसम विभाग ने रांची, दुमका, रामगढ़ और पश्चिम सिंहभूम जिले के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट के तहत मौसम विभाग ने इन जिलों में अगले 2-3 घंटे के बीच तेज गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान बिजली भी गिर सकती है, इसलिए लोगों से आग्रह है कि वह हो सके तो घर में रहें। किसान खेत में काम करने ना जाएं, पेड़ के नीचे शरण ना ले, वज्रपात के दौरान पक्की छत के नीचे शरण लें। भागलपुर में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में हबीबपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार हबीबपुर पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास के समीप कुंदन होटल में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सरदारपुर निवासी कामेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र कुंदन कुमार को हथियार के साथ धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार कुंदन के पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन में लोडेड 4 गोली बरामद किया है। वहीं इस बारे में गिरफ्तार कुंदन कुमार ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके होटल में हथियार छुपा कर रख दिया था, लेकिन इसकी जानकारी उन लोगों को भी नहीं थी। इसी क्रम में हबीबपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि भागलपुर में दूसरे चरण में 29 सितंबर से पंचायत चुनाव का शुभारंभ होगा। बाकायदा इसके लिए 7 सितंबर से नामांकन भी होना है। ऐसे में इस तरह हथियार बरामद होना काफ़ी अहम है, लेकिन जिस तरह से गोपनीय सूचना के आधार में हबीबपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस चुनाव को लेकर कितनी सजग है। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए News 21 भारत।